Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Am I audible? Yes. Okay. Yes, sir. So last हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था कल? Total number of maximum. अच्छा, ऑब्लिक इंसिडेंस ना? Yes. ऑब्लिक इंसिडेंस. ओके, सो आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे. ऑप्टिकल पाथ. सो ऑप्टिकल पाथ होगा क्या कॉन्सेप्ट, यानी आता कैसे? जैसे सपोज करो कि कोई एक पॉइंट है, अगर कोई यहाँ ए से बी में अगर जा रहा है ऐसा, और अगर इसने कोई डिस्टेंस यहाँ से एल डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे मीडियम यानी यहाँ पे उसकी स्पीड v है, तो होगा क्या कि टाइम टेकन बाय द रे to cover distance L in medium is right. So मीडियम में टाइम कितना लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला होगा क्या? L by V, यही ना? टाइम इज इक्वल टू L by V. बच्चे लोग Yes, sir. ओके, सो टाइम L by V होगा. अब होगा क्या कि मीडियम में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो we know that the refractory index is defined as C by V. किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा डिफाइंड होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका मतलब हम v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? so C by n. और इसका मतलब फिर हम t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? so we can write t इक्वल टू L by v, और that is the L C by n, that is the n into L by C, right? so t इक्वल टू n L by C, जहाँ पे C क्या होता है? where C Speed of Speed light. of light. तो होगा क्या कि ये जो एन एल बाई सी है, जहां पे एल क्या है? एल Distance. डिस्टेंस है,
और n क्या है, उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि अगर इसके आसपास मीडियम ना, अगर कोई मीडियम है, राइट, सो उस मीडियम की अगर यानी n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो होगा क्या कि nl को एक हम नया क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। जैसे अगर एयर में जाता, अगर कोई चीज एयर में जाएगा तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय c होगा एयर में, और मीडियम में जाएगा तो टाइम का क्या होगा, n इंटू एल बाई सी, यानी डिस्टेंस इंटू एल डिवाइड बाई सी। तो एयर के कंपेरिजन में यानी कैलकुलेट करने के लिए कि अगर कोई एयर में जाएगा उसको अगर हम कंपेयर करें कि अगर कोई मीडियम में जाएगा तो कितना टाइम लेगा, तो ये जो एन एल बाई सी है उसको कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ, एनएल को। तो इसे एल ऑप्टिकल कहा जाएगा, यानी और डिवाइड बाय सी, वेयर एल OP इक्वल टू है क्या, NL, इसे कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ। C जहां पे है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये। सो ऑप्टिकल पाथ नाउ ऑनवर्ड, यानी अभी तक हमने जैसे डिस्कस किया कि ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट होगा N इंटू एल, जहां पे L जो होंगे वो रियल डिस्टेंस होगा या ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कहा जा सकता है, और L ऑप्टिकल जो होगा इसे हम ऑप्टिकल पाथ कहेंगे या ऑप्टिकल डिस्टेंस कहेंगे, ऑप्टिकल पाथ। सो दैट इज द वन लाइन। अगर ये सारा चीज आपको नहीं समझ में आया तो ऑप्टिकल पाथ मतलब होता है रियल डिस्टेंस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है। क्लियर है ये? यस सर। राइट। सो इस कॉन्सेप्ट को हम फिर बहुत जगह यूज करेंगे। ये लिख लिया हो तो बताइए। एक बार रिपीट कर दीजिए, कौन नेटवर्क नहीं चल तो सुनाई। अच्छा, मैंने ये कहा कि अगर कोई मीडियम में L डिस्टेंस कवर करता है, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मीडियम में L डिस्टेंस कवर करता है तो फिर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू लगेगा L बाई सी, अगर एयर है तो ना, एयर में टाइम कितना लगेगा, L बाई सी। मीडियम में टाइम कितना लगेगा, तो मीडियम में मैंने कहा NL बाई सी, जहां पे N क्या होगा, उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो ये जो NL है इसको ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है, ये जो NL है डिस्टेंस इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम ऑप्टिकल पाथ कहेंगे। तो ऑप्टिक्स में रियल पाथ की यानी कैलकुलेशन नहीं होती, जहां कहीं भी जरूरत पड़ता है, जब कभी हम पाथ डिफरेंस कहते हैं तो वो रियल पाथ नहीं होता, इनफैक्ट ऑप्टिकल पाथ होता है, यानी हमें वहां पे जरूरत पड़ती है ऑप्टिकल पाथ की। ऑप्टिकल पाथ के टर्म्स में हम फिर क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस को डिस्कस कर सकते हैं। रियल के टर्म्स में थोड़ा बहुत वो मिस्टेक देगा, वो कैलकुलेशन फिर आपकी लेंथी हो जाएगी। तो बेटर होता है क्या है कि अगर कोई मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो हम वहां पे पाथ के जगह रियल पाथ नहीं लेकर के क्या लेते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेते हैं। क्लियर है बच्चे लोग? राइट, हाँ, रियल पाथ नहीं लेके वहां पे हम ऑप्टिकल पाथ की कॉन्सेप्ट लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ क्या है। ये हो गया। हाँ बताइए। सर अगर मीडियम नहीं होगी तो फिर ऑप्टिकल पाथ तो मतलब डिफाइन नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना, मीडियम नहीं है इसका मतलब कुछ तो है। अगर जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, या यहाँ पे आप एक लाइन लिख लीजिए, यानी इफ रेज ट्रेवल इन एयर, या आप कह सकते हैं वैक्यूम, राइट। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1, और अगर n 1 होगा इसका मतलब ऑप्टिकल पाथ एयर का क्या होगा, L ऑप्टिकल एयर का। तो ये n इंटू एल हमने कहा था, इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, जस्ट L हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस सर। इसका मतलब होगा क्या कि जब कभी आप कोई भी पाथ कहते हैं तो एयर में जब कहते हैं तो L ही उसका ऑप्टिकल पाथ होगा, बट मीडियम में अब की बार होगा तो फिर n यहाँ पे क्रीप अप कर जाएगा, n से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एयर है तो n की वैल्यू 1 रख लीजिए, मीडियम है तो n रहने दीजिए उसे। सर n को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह हम सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं क्या? हम वो यानी अभी तो यहाँ पे ये एयर के कंपेरिजन में, इसलिए यहाँ पे ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
हाँ, इसी चीज को रिलेटिव के टर्म्स में किया जा सकता है, बट वो अननेसेसरली आपके पास बर्डन आ जाएगा। अभी तो बेटर है कि आप इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में कहिए, यानी एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहिए। सर मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि सर एल जो है सर रियल पाथ जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा फील हो रहा है कि मतलब रियल पाथ हम किसको कह किसको रहे हैं। रियल मतलब आप ज्योमेट्रिकल पाथ, जो यानी अच्छा दो ज्योमेट्रिकल पॉइंट के बीच जो ज्योमेट्रिकल होगा वो, तो आप रियल पाथ उसे लिखिए या ज्योमेट्रिकल पाथ लिखिए। सर तो वो मतलब हम कहाँ कह सकते हैं कि वो रियल पाथ किसी मीडियम के लिए डिफाइंड है या फिर हम कैसे पता करें? क्योंकि सर अगर पानी में अगर कोई हमें ऑब्जर्वर भी पानी में ही है और उसको पता करना है कि वो फिर दूसरे मीडियम में जाके क्या हो रहा है, तो पानी में तो कुछ और होगा सर रियल पाथ और एयर अच्छा, में अभी भी। हम एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं, वहां पे चीजें क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर ओके व्हाइल अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप बस एक लाइन याद रखिए कि अब से ऑनवर्ड जब कभी मैं ऑप्टिकल पाथ कहूंगा तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रियल पाथ या ज्योमेट्रिकल पाथ। रियल पाथ मतलब जितना रियली में लाइट रेज ट्रेवल किया है, ठीक। जैसे यहाँ मुझे बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रियल में, यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल डिस्टेंस किया लाइट? एल, किया ना? यस अगर सर। अगर यहाँ से यहाँ गया तो उसने डिस्टेंस कितना किया? रियल डिस्टेंस कितना? एल। बट ऑप्टिकल अगर उसने डिस्टेंस एल ट्रेवल किया तो यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ कितना आया? कितना आया? एल ही या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा, एन इंटू एल। यानी अगर ये कोई रियल पाथ यानी एल ट्रेवल करता है तो हम कहेंगे क्या? इसका जो ऑप्टिकल पाथ है ये ज्यादा है। ऑप्टिकल पाथ की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? ये एन इंटू एल होगा। तो ऐसे टर्म्स में अगर एल डिस्टेंस कोई कवर करता है तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हम ऐसा इसलिए करते हैं, इसको एनालॉगी में समझ सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि कोई 1 किलोमीटर फ्री पाथ में मूव कर रहा है, हाईवे पे मूव कर रहा है, और कोई 1 मीटर ऐसे हाईवे पे मूव कर रहा है जहां पानी रखा हुआ है ना, बाढ़ आई हुई है, और तब वो 1 मीटर मूव कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, एक फ्री हाईवे है जहाँ पे किसी ने कार ड्राइव किया और फ्री हाईवे में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर से 1 किलोमीटर ही है डिस्टेंस, 1 किलोमीटर ही है, बट अभी इसमें पानी है, पानी भर दिया है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे एन वाटर है, राइट। मुझे बताइए कि ये कार जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, आप दोनों को इक्वल एडवांटेज देंगे या थोड़ा सा, यानी इस किसमें किसको ज्यादा एडवांटेज देंगे डिस्टेंस कवर करने का? वाटर वाले को ना। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही ऑप्टिक्स में है कि इसका मतलब ये, इसका तो जो रियल पाथ होगा इसका एल कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। बट इसकी एल कहेंगे तो रियल एल तो 1 किलोमीटर ही होगी, बट इसका ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा? तो इसका म्यू इंटू 1 किलोमीटर, ऐसा। क्योंकि म्यू कितना था उस पर डिपेंड करेगा किसने कितना ऑप्टिकल पाथ कवर किया। तो एनालॉगी समझ में आया कि क्यों जरूरत पड़ती है? सर लाइट जब ट्रैवल करती है तो उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, पर वो मीडियम से इंटरैक्ट कैसे करती है सर? मतलब अपने आप को वो स्लो कैसे कर लेती है जब वो मीडियम से उसका कोई लेना देना ही नहीं है ट्रांसमिशन में उसको? देखिए, होगा क्या कि जब कभी ऐसा यानी हमने कोई मीडियम है, इसका मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, कुछ मॉलिक्यूल्स है। वैक्यूम है इसका मतलब कोई मॉलिक्यूल्स नहीं। मीडियम है इसका मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे H2O है, राइट, बहुत सारे H2O रखा हुआ। लाइट जब इस पे हीट यानी हिट करता है, तो लाइट हिट करने के बाद फिर क्या करता है कि ये ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि ये एनर्जी H2O उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। शायद थोड़ा चार्ज होता है। अगर लाइट इस पे हिट करेगा तो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लीजिए आपकी तरफ अगर कोई किसी ने कंकर फेंका तो क्या होगा? फॉर ए मोमेंट आप इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी साइज फोटोन से तो ज्यादा होगी ना। हाँ सर, बताएं। अब होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी ने कंकर थ्रो किया और फिर वापस आपसे दूर भी कंकर जा रहा है, इसका मतलब क्या चांसेस हुआ होगा कि आपने एक हाथ से कंकर पकड़ा होगा और फिर आपने क्या किया होगा? दूसरे हाथ से उसे। सर एनर्जी लेकिन कम कहाँ हुई, वो वापस निकल के तो उसी स्पीड से चलेगा ना। हाँ, तो ये होगा क्या कि जब यानी इसे फोटोन मिलता है, ये एक्साइटेड हो जाता है, फिर वापस में जब डी एक्साइट होता है तो यहाँ से फिर से फोटोन निकलता है। सिंस इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसकी जो स्पीड होती है, जैसे देखिए अगर हमने कहा कि ये पहले यहाँ था, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ था, अब उसके बाद क्या हुआ कि इसने एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड हुआ, वापस डी एक्साइटेड हुआ, थोड़ा सा टाइम ये यहाँ पे रहा भी 10⁻⁹ सेकंड, फिर वापस निकला। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा सा टाइम की लैकिंग हुई ना, क्योंकि पहले यानी एब्जॉर्ब किया फिर वापस रीमिट किया, तो इसमें टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा कंज्यूम होता है। तो हम इफेक्टिवली क्या कहते हैं इसे कि इसमें इसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें
ए पर्सन है यहाँ पे, ये यानी ए है, बी है, सी है, और ए को राहत सामग्री सी को देना है। मान लीजिए कि किसी तरीके से जैसे यानी गवर्नमेंट स्कीम कोई है और हमें सी को देना है, तो यानी बेटर क्या होगा, क्विकली कैसे पहुंचेगा, तो ए से सी को सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है कि ए पहले बी को दिया, बी सी को दिया, किसमें लग रहा है आपको ज्यादा टाइम लगेगा? ए बी को दिया, हाँ, तो मॉलिक्यूल जब रहता है तो ऐसा ही होता है, यानी मॉलिक्यूल्स पहले एब्जॉर्ब करता है फिर रीमीट करता है। ये सारे प्रोसेस में थोड़ी सी टाइम कंज्यूम होती है, तो हम कहेंगे कि स्पीड स्लो हो गया लाइट का वहां पे। ठीक सर है, ये इसको ऐसे ऐसे कह सकते हैं जो अभी आपने ऑप्टिकल पाथ का बनाया कि सर ये बेसिकली लेंथ के लिए, टाइम के लिए डिफाइंड है कि हम सेम टाइम में देख रहे हैं कि वो उस मीडियम में कितना ट्रेवल कर रहा है और उसी टाइम में वो एक रेयरर मीडियम में कितना ट्रेवल कर रहा है। ये और सारा है, इंटरप्रिटेशन है, बट अभी मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हम यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस करें, आगे हम इसे फिर थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे, राइट, जहाँ पे चीजें और बेटर क्लियर होगी उसे हम न्यूमेरिकल के टर्म्स में करेंगे, अदरवाइज ये एंडलेस डिस्कशन होगा। ठीक, अभी यहाँ पे हाँ, अभी बस आप यहाँ पे ये समझिए कि नाउ ऑनवर्ड जब कभी मैं ऑप्टिकल पाथ कहूँ तो आप n/l लिखिएगा। ठीक है, ये सर मैं समझने की कोशिश कर रहा था सर। हाँ, तो अभी से बाद में समझेंगे जब न्यूमेरिकल हम इसी पे ना हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक, जहाँ पे चीजें बेटर से होगी, क्योंकि अभी ना डिस्कशन बहुत ज्यादा होगा और हम उसे जब कैलकुलेट करके करेंगे तो हमारे डिस्कशन के टाइम कम हो जाएंगे और वो उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो सारा सिचुएशन को हम यानी जैसा अभी आपने कहा ना टाइम वाला, ठीक, तो वो टाइम के टर्म्स में उसे हम बेटर समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वो, बट उसे एज ए न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ये? जी सर। हाँ, अभी आप ये समझिए कि ऑप्टिकल पाथ अगर मैंने कहा तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एल, उसको हम ऑप्टिकल पाथ कहेंगे नाउ ऑनवर्ड। ठीक, और होगा क्या, तो थोड़ा बहुत आपके पास टाइम है, बैठ के फिर आप सोचिएगा कि ये सब चीजें जो मैंने लिखा है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, राइट, वो बात की टाइम है। बट ये मैंने मिनिमम इसलिए लिख दिया था कि जब कभी आप सोचना शुरू करेंगे तो चीजें ना धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएगी कि ऐसा क्या रीजन है, हमने इसे क्यों डिफाइन किया है। वो रेस्ट होगा क्या कि ये ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट होगा। यहां तक मैथमेटिकली किसी को दिक्कत है बच्चे लोग? कोई अगर पाथ एल मीडियम में ट्रेवल किया तो उसका ऑप्टिकल पाथ n/l होगा, ये समझने में कोई दिक्कत है अभी, इसको मान लेने में? समझ गए सर। ओके, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि इस पे आपके यानी कुछ न्यूमेरिकल वाइडियस में पूछे जाएंगे। जैसा एक सिचुएशन होगा, इसको कहा जाता है शिफ्ट इन fringe due to thin film। अब वो जितना सारा भी हमने डिस्कस किया ऑप्टिकल पाथ वाला कॉन्सेप्ट, हम इसके रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे तो हमारी डिस्कशन एक ना कन्फाइंड वे में हो जाएगी, अदरवाइज वो कन्वर्जिंग हो जाए, डाइवर्जिंग हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि चीजें को अभी हम इसे कन्वर्जिंग में रखें। सो मान लेते हैं कि पहले रेज ऐसा था, ये मुझे बताइए सेंट्रल फिंज कहाँ पे फॉर्म होगा बच्चे लोग? सेंट्रल फिंज कहाँ फॉर्म होगा अगर रेज ऐसे फॉल कर रहा है? तो कल ही हमने डिस्कस किया था, अगर नॉर्मली फॉल कर रहा है तो सेंट्रल फिंज कहाँ होगा? बीच में। बीच में, ओ पे ना, यहाँ पे सेंट्रल फिंज होगा। और यानी सेंट्रल फिंज का ऑर्डर क्या होगा? n0 n0, ये राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल फिंज थोड़ा सा ऊपर जाए ना, सेंटर फिंज में चाहता हूँ यहाँ फॉर्म हो, सेंटर पे नहीं हो, किसी और पोजीशन पे हो, तो क्या तरीका है? तो यहाँ पे सेंट्रल फिंज क्यों फॉर्म हो रहा था वो आप बता सकते हैं कि वहां पे क्यों फॉर्म हो रहा था? क्योंकि यहाँ से दोनों की पाथ क्या थी? इक्वल थी ना, और इक्वल थी इसलिए पार्ट डिफरेंस 0 था, पार्ट डिफरेंस 0 था इसलिए वो फिर क्या हुआ? सेंट्रल फिंज बना। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल फिंज यहाँ बने, यहाँ किसी पॉइंट P पे यहाँ बने सेंट्रल फिंज ना, यहाँ, तो वहां बनने के लिए होगा क्या? आप थोड़ा सा देखिए कि रे कैसे गया है, तो एक ऐसा, यहां से रे कैसे गया है, तो ऐसा। आपको क्या लग रहा है किसकी पाथ ज्यादा है वहां पे? उस पॉइंट पे किसका पाथ ज्यादा है, S1 का या S2 का? ग्रीन वाले S2 को। S2 का। S2 का। और अगर मैं चाहता हूं कि वहां पे सेंट्रल फिंज बने, इसका मतलब सेंट्रल फिंज के बीच पार्ट डिफरेंस कितना होता है सेंट्रल फिंज पे? 0। तो सर। इसका पाथ ज्यादा है, इसका पाथ कम है। अब अगर मुझे 0 करना होगा तो किस पे
किस वाले रेस पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा, किस रेस पे हमें उसे एक्स्ट्रा एडवांटेज देने होंगे, किसका रेस का पाथ बढ़ाना पड़ेगा? S1 S1 का। ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा ऑप्टिकल पाथ में कि अभी जैसे देखिए S1 और P के बीच अगर आप कुछ मत बदलिए, जैसे आपने लेमडा नहीं बदला है, यहाँ पे D नहीं बदला है, यहाँ पे कैपिटल D नहीं बदला है, राइट। अगर मैं कहूँ कि आप D मत बदलिए, लेमडा मत बदलिए, कैपिटल D मत बदलिए, तो फिर S1P का पाथ बदलने का कोई तरीका और हो सकता है कि S1P का पाथ बदल जाए? क्योंकि अगर मैंने D फिक्स कर रखा है, ये D फिक्स रखा है, तो आपको S1P का तो पाथ नहीं चेंज होगा ना। So refractive हाँ, S1P को कैसे आप चेंज कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिए तो चेंज हो जाएगा S1P का डिस्टेंस। बच्चे लोग सर बीच हाँ। में वही आपने जो बोला है एक थिन फिल्म लगा देंगे तो पाथ में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हाँ, तो होगा क्या कि यहाँ पे रियल पाथ तो हम अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को समझिए। S1P का जो पाथ है उसे चेंज नहीं करेंगे, वो चेंज करूंगा तो D चेंज करना पड़ेगा या स्मॉल d चेंज करना पड़ेगा, राइट। वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट अगर बिना रियल पाथ चेंज किए हुए अगर मैं इसका पाथ बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या तरीका है कि आप यहाँ पे एक थीन फिल्म लगा दीजिए। थीन फिल्म ही क्यों, आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि T अगर छोटा होता है तो पाथ डिफरेंस कम होता है, और पाथ डिफरेंस कम हो तो फिर ऐसा वो कोहेरेंस लेंथ को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसलिए हम T काफी लार्ज नहीं लगाते, T काफी यानी स्मॉल लगाते हैं, यानी ये T थिकनेस काफी कम होता है। तो मान लेते T थिकनेस की हमने कोई थिन फिल्म लगाया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू रखा है, इसके अंदर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू रखा है, ये ठीक। म्यू रखने से होगा क्या कि इसका रियल पाथ तो इतना था, बट T डिस्टेंस तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यानी लाइट क्या होगा कि इस यानी वाले में यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा तो इसकी स्पीड थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, तो इसका ऑप्टिकल पाथ जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे बताइए कि P अगर इस सिचुएशन में आपसे कोई पूछे कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, राइट। जैसे पहले पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या था बच्चे लोग? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला ये था n लैम्डा d बाई डी। ठीक, आपको क्या लग रहा है कि इस सिचुएशन में अगर हमने थीन फिल्म लगा दिया, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला अब क्या होगा, यही रहेगा या कुछ चेंज होंगे इसमें? सर लैम्डा लैम्डा बाई हाँ, चेंज हो जाएगा। चेंज होगा। जाएगा। चेंज इसलिए होगा कि आपको ये देखना होगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से था। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हमने पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया था, अभी ऐसा करने से पार्ट डिफरेंस में हमने चेंज किया है क्या? हाँ सर, हमने हाँ, थिन फिल्म क्योंकि लगा देखिए के अभी ये जो optical y n लैम्डा d बाई डी है ये तब आया था जब हमारा पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा था, और अब की बार हाँ। पार्ट डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए ये सारा फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होगा इस सिचुएशन में। तो हमें सबसे पहले अगर इसे सॉल्व करना है कि यानी पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, कहाँ से हम शुरू करेंगे? पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज, पार्ट डिफरेंस। मुझे बताइए कि यहाँ पे S2P माइनस S1P अगर मैं ऐसा लिखता हूँ और इक्वल टू यहाँ पे या मैक्सिमाइज इक्वल टू हम बाद में n लैम्डा कर देंगे। ये मुझे बताइए कि जनरली के कंपैरिजन में किसके पाथ में अल्टरेशन हुआ है, किसके पाथ में थोड़ी सी परटर्बेशन हुई है? जनरल यूजुअल सिचुएशन था उसके कंपैरिजन में किसमें थोड़ा सा हमने परटर्ब किया? S1P में ना। तो होगा क्या, S1P का अगर हम पाथ लिखते हैं, S2P मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस है S2P किस मीडियम में ट्रेवल किया है? वैक्यूम या एयर। एयर में। इसका मतलब इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, 1 हम लिखेंगे, 1 1 कोई मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इट रहेगा, तो S2P का ऑप्टिकल पाथ उतना ही होगा। S2P का रियल पाथ ऑप्टिकल पाथ दोनों सेम है हाँ सर। ना, तो S2P है माइनस। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे S1P में कितना डिस्टेंस एयर का है और कितना डिस्टेंस मीडियम का? सर माइनस टी सर एयर का है। हाँ उनका टी है। S1P माइनस टी एयर का है, यस और मीडियम में कितना है? प्लस की डिस्टेंस और हाँ। इसलिए उसका मीडियम का ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? म्यू टी। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो राइट। सर। फाइनली अगर हम इसे लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है S2P माइनस S1P, और माइनस अगर मैं इसे यहाँ पे लिखना चाहूँ तो फिर यहाँ पे लिखा जा सकता है, इसे थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लीजिए तो लिखा जा सकता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। बताइए यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है?
जब इसे रीअरेंज करेंगे तो। बच्चे लोग यस सर, यही आ रहा है। ठीक। अब मुझे अगर मैक्सिमा का पोजीशन लिखना है तो इक्वेट टू मैक्सिमा करेंगे फॉर मैक्सिमा। यस सर। ठीक, मुझे बताइए S2P माइनस S1P का वैल्यू क्या होता है? S1P माइनस S2P का वैल्यू, यानी इस दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है? अगर ये पोजीशन थीटा कोई है तो कितना होगा S2P माइनस S1P की वैल्यू? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा। sin theta। वेरी गुड। तो पाथ इक्वल टू हम लिखेंगे डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू एन लेमडा। मैंने अभी क्या पूछा था आपको? पोजीशन पूछा था कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का क्या होगा। किस चीज के लिए सॉल्व करना होगा अगर मैं आपसे पोजीशन पूछ रहा हूं तो? इफ आई एम आस्किंग एंगुलर पोजीशन और द लीनियर पोजीशन, फॉर व्हिच थिंग यू विल सॉल्व इट? थीटा के लिए ना? एंगुलर पोजीशन sir. पूछ रहा हूं तो Yes, थीटा के लिए sir. सॉल्व करोगे ना, थीटा के लिए। सो आप इसे अब थीटा के लिए सॉल्व कीजिए। ये लिख लिया आप लोगों ने क्या? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यहाँ किसी को डाउट है तो मुझे बताइए अभी। उसमें भी नहीं। पीछे जो हमने ऑप्टिकल पाथ कहा था उसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ कोई डाउट है तो मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ अगर आपको थोड़ी भी डाउट होगी तो फिर न्यूमेरिकल हिसाब से नहीं बनेगा। और जनरली ये पूछा जाता है YDSC का, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कभी अच्छे क्वेश्चन बनाने होंगे तो लोग YDSC में थीन फिल्म पे बनाते हैं, यानी इस वाले पार्ट पे। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन तो फिर आपने अभी तक कर लिया है। अच्छा क्वेश्चन अगर बनता है तो इसको काफी ट्विस्ट किया जा सकता है, तो यहाँ समझना काफी जरूरी है। यहाँ मुझे बताइए कि अभी तक हमने जो भी लिखा है उसमें कहीं कोई डिफरेंस कॉन्सेप्चुअली या कैलकुलेशन वाइज है तो बताइए। अच्छा। सर म्यू जो है वो फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, म्यू रिफ्रैक्ट इंडेक्स है। एन हमने इसलिए नहीं लिया कि एन अभी ऑर्डर के लिए ले रहे हैं, राइट। जहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है तो ये ऑर्डर है 0 1 2 3 ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। एन इसलिए नहीं लिया कि वो ऑर्डर के साथ कॉन्साइड कर जाएगा। इस हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। फाइन। सो अब अगर आप थीटा के लिए सॉल्व करें solving for angular position of maxima, we get थीटा के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा साइन थीटा रफली इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो एन लेमडा बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 टी बाई डी। बच्चे लोग बताइए यही आएगा क्या थीटा जब हम सॉल्व करेंगे तो? Yes, sir. लीनियर sir. पोजीशन क्या आएगा? ये थीटा इंटू डी होता है, इसका मतलब लीनियर पोजीशन का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा लीनियर पोजीशन का। यस सर। ठीक, मुझे बताइए कि शिफ्ट कितना किया फ्रिंज? सेंटर फ्रिंज की शिफ्ट कितनी हुई, या किसी भी फ्रिंज का शिफ्ट कितना हुआ? म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। सो होगा क्या, पहले सेंटर फ्रिंज कहाँ बनता था? सेंटर पे ना। वैसे सिर्फ सेंटर फ्रिंज शिफ्ट होगा या सारे फ्रिंज शिफ्ट होंगे? सारा शिफ्ट होगा ना, क्योंकि देखिए सेंटर फ्रिंज जितना से शिफ्ट होगा। अगर हम फर्स्ट की बात करते तो फर्स्ट क्या होगा, पहले लैम्डा डी बाई डी पे बनता था, अब कितना बनेगा लैम्डा डी बाई प्लस ये ना। इसका मतलब सारा फ्रिंज जो होगा वो शिफ्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज all the fringe is shifted। किधर शिफ्ट हो रहा है? अपवर्ड ना, यस सर। बाय डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो रहा है? Mute. क्योंकि ये चीज ना शिफ्टिंग फ्रिंज है, ये डेल्टा वाई शिफ्टिंग फ्रिंज है।
ये लेंथ। इसका मतलब सारे फ्रिंज का जो शिफ्ट होगा वो होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। रेडीमेड अगर कहा जाए तो रेडीमेड मोस्ट ऑफ टाइम अगर इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि शिफ्टिंग फ्रिंज कितना हुआ, तो म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी ये शिफ्टिंग फ्रिंज हुआ। अदरवाइज आपसे अगर पूछा जाएगा कि अगर थिन फिल्म लगा दिया तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, तो एन लेमडा डी बाई डी पहले से था, अब होगा म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी, यानी हर एक मैक्सिमा इतना शिफ्ट कर जाएगा। और ये प्लस इसलिए आया है कि अभी हमने ऊपर S1 पे लगाया तो प्लस आया है। इसी तरीके से S2 पे लगाऊंगा तो क्या होगा, क्या चेंज आ जाएगा S2 के टर्म्स में बच्चे लोग? माइनस आ जाएगा ना। ये यहाँ तक मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें या क्लियर है सबका? ओके, ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन दो तो हो जाएंगे। देख लीजिए हमने कैसे सॉल्व किया। हमने पहले पार्ट डिफरेंस निकाला है, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा किया मैक्सिमा के लिए, फिर हमने थीटा के लिए सॉल्व किया तो हमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमा आ गया। फिर यानी पहले वाले जो कंडीशन था उससे एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस आई है उसको हमने शिफ्टिंग फ्रिंज कह दिया, यानी इतना फ्रिंज शिफ्ट कर गया। या अगर शिफ्ट यानी पूछा जाए कि पोजीशन कितना, तो पोजीशन फिर इतना आ गया समझ में। यानी सबसे पहले हमें पार्ट डिफरेंस निकालना होगा, पार्ट डिफरेंस को एन लेमडा से इक्वेट करनी होगी, फिर तो आ जाएगा वो। ऐसे क्वेश्चन दूं तो हो जाएंगे, तो बताइए फिर सिमिलरली एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ। यस सर। ये लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। गुड। सो क्वेश्चन नंबर 2 शिफ्टिंग फ्रिंज पे। नॉर्मल रेज अगर फॉल करे सेंटर फ्रिंज कहाँ पे बनेगा? नॉर्मल रेज के टर्म्स में सेंटर फ्रिंज कहाँ पे? सेंटर पे। ठीक, अगर मैंने यहाँ पे एक थिन फिल्म लगा दिया, थिकनेस टी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, कहाँ शिफ्ट करेगा सेंट्रल फ्रिंज? ये सेंटर फ्रिंज कहाँ शिफ्ट करेगा बच्चा? सेंटर फ्रिंज अपवर्ड। कितना Upward. डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। T dot D upon D. ठीक, अब अगर मैं यहाँ भी लगा देता हूँ थिकनेस टी का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 का और यहाँ म्यू 1 का, वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में T1 जैसे यहाँ T1 इस T2 लिखा जा सकता है, बट इजी के लिए मान लेते हैं कि ये भी T ये भी T। अब मुझे बताइए कि फ्रिंज किधर शिफ्ट करेगा, ऊपर या नीचे? फ्रिंज कहाँ शिफ्ट करेगा, ऊपर या नीचे? कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। व्यू पे डिपेंड करेगा सर। ठीक, तो कितना शिफ्ट करेगा वो मुझे बता दीजिए। और इसे बताने के लिए पहले तो होगा कि आपको पोजीशन ऑफ मैक्सिमा लिखना होगा, फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगा। एन लेमडा डी के बाद जो कुछ भी आएगा वो शिफ्टिंग फ्रिंज हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में मुझे बताइए कि कहाँ कैसे, यहाँ लेमडा था, ये डी है, ये कैपिटल डी, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड दी शिफ्टिंग फ्रिंज। ये आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व कर दूं? कोशिश करेंगे थोड़ी देर? यस सर। कीजिए और फिर बताओ, हो अगर हो जाए तो फिर बताइए।
सर डी टी अपॉन का डी इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन। कितना आया आंसर? सर डी टी डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा सर इस केस में तो, क्योंकि माइनस में आ रहा था सर ये, अच्छा, मेरा माइनस में आ रहा है, मतलब डी टी बाई कैपिटल डी इंटू टी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन। ये बताइए अभी जो मैंने पाथ लिखा है इसमें किसी को तकलीफ है? सेकंड, एयर में कितना ट्रेवल करेगा? तो S2P माइनस टी एयर, और मीडियम में कितना? म्यू2 यानी टी। ये मैंने इसके लिए लिखा है S2 के लिए, यहाँ ये S1 है और ये S2 है। S2 के लिए इतना लिखा जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत है S2 वाले के लिए बच्चे लोग? नो सर। ठीक, S1 के हमने पहले ऐसे लिख ही चुके हैं, तो S1 के लिए ऐसा बस म्यू1 म्यू2 ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर मैं T1 T2 लिखता तो फिर क्या फर्क पड़ता? यहाँ पे आपको लग रहा है कि T1 T2 यहाँ ऐसा आ जाता? यस हाँ, तो अभी तो हमने ऐसा यस सर। ये ठीक। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कीजिए कि आपका ना कैलकुलेशन थोड़ा बेटर हो। तो जनरलाइज कैसे करेंगे? S2P और S1P को एक जगह ले आएंगे, क्योंकि वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये d sin थीटा होगा यस सर। ना, तो इसको एक जगह ले आइए। d sin theta plus mu2 S2P minus mu1 t। कितना बताइए फिर से एक बार। d sin theta plus mu2 minus mu1 t। ठीक है, काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये ऐसा, फिर उसके बाद हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, बट आप लोग प्लस लिख रहे हैं, बट मैं प्रिफर करूंगा माइनस में लिखना। और माइनस में मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे μ1 माइनस μ2 इंटू टी। बताइए जो आपने लिखा है वही ये है क्या? यस सर, वही है सर। यस सर। सो μ1 माइनस μ2 टी, ऐसा आप लोगों ने भी जो लिखा है वो भी करेक्ट है, बट ऐसे अरेंज करने से थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी आगे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को बच्चे लोग? नो सर। Fine. So obviously we will solve for the position. That is, we can say d sin theta path is equal to d sin theta minus μ1 minus μ2 into t is equal to n lambda, and this will give the theta n is equal to what will be the expression for the theta? Angular position of the maxima, n lambda by d plus μ1 minus μ2 into t by d, and what will be the linear position? So it is n lambda d by d by plus μ1 minus μ2 into t divided by d and d. What is the shift in fringe? शिफ्ट इन फ्रिंज कितना? ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट शिफ्ट इन फ्रिंज ना, डेल्टा वाई। सो होगा क्या कि शिफ्ट इन फ्रिंज हो जाएगा ये। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो। ओके, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं फिजिकली कि अभी हमने क्या एक बार पीछे वाली साइड दिखा देंगे। अच्छा ठीक। थैंक यू सर। ये लिख लिया है? Yes, sir. अपवर्ड शिफ्ट करेगा ना? क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? वो ऊपर जो शिफ्ट करेगा ना ये अपवर्ड डाउनवर्ड से तो म्यू पे डिपेंड करेगा ना। यहाँ से देखिए, अभी जब मैंने शिफ्ट की बात कहा तो यहाँ कुछ कुछ कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट,
इफ mu1 इज ग्रेटर देन mu2, mu1 अगर ग्रेटर देन mu1 mu2 है, तो मुझे बताइए कि डेल्टा y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। क्या होगी डेल्टा y की वैल्यू? पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ, ग्रेटर देन 0। दैट इज शिफ्ट किधर होगा? अपवर्ड्स। अपवर्ड। अपवर्ड। फिजिक्स में मुझे बताइए कि ऐसा अपवर्ड क्यों शिफ्ट हुआ? अगर इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा है तो अपवर्ड क्यों शिफ्ट हुआ है? फिजिक्स में मुझे बताइए। सर आप डिफरेंस ही ले रहे हैं ना, S1 भी ऊपर और जाएगा, हाँ, कोई डेल्टा और ऊपर। किसी और टर्म्स में मुझे ऑप्टिक्स के टर्म्स में बताइए कि इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा है तो फ्रिंज ऊपर क्यों शिफ्ट किया? सर ऑप्टिकल पाथ ज्यादा होगा। हाँ हाँ, इसका ऑप्टिकल पाथ ज्यादा होगा, इसको कंपेंसेट करने के लिए इसको फिर क्या करना होगा, यानी उसे ऊपर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अगर इसका ऑप्टिकल पाथ ज्यादा हो गया तो इस चीज को इसको बराबर करने के लिए अगर जैसे सेंटर के टर्म्स में करें तो इसको फिर क्या होगा, ज्यादा पाथ कवर करना पड़ेगा ना। ज्यादा कैसे पाथ कवर कर सकता है? अगर वो ज्यादा एंगल ट्रेवल करे तो। आया समझ में ये? ना, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स है तो ये ज्यादा पाथ दे रहा है, ज्यादा पाथ दे रहा है तो ऑब्वियसली इस चीज को, अगर मान लीजिए सेंट्रल फिंस की शिफ्ट की अगर बात थी कि मान लीजिए सेंट्रल फिंस यहाँ था, वैसे तो सारा शिफ्ट करेगा, बट सेंट्रल फिंस की अगर हम बात करें ये कि ये n इजकल टू 0 था और अब ये n इजकल टू 0 हो गया, तो होगा क्या, यहाँ पे यानी दोनों के पाथ इक्वल थे, बट अगर ऊपर शिफ्ट करा इसका मतलब क्या कि इसका अगर रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा होगा तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा यानी पाथ कवर करना पड़ेगा ना। तो ज्यादा कैसे कर सकता है, म्यू2 तो कम है तो ऑब्वियसली इसका मतलब रियल पाथ ज्यादा कवर करना पड़ेगा, इसलिए ये ऊपर शिफ्ट होगा। आया समझ में ये? या वन लाइन में ऐसा कर सकते हैं कि म्यू1 की रिफ्रैक्ट इंडेक्स यानी ऑप्टिकल पाथ ज्यादा है इसलिए यानी ये ऊपर शिफ्ट किया। ठीक है ये? यस सर। अगर म्यू2 ज्यादा होगा तो नीचे शिफ्ट करेगा, बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अब की बार क्या है, डाउनवर्ड की ऑप्टिकल पाथ ज्यादा है ना, तो ये ऐसा। तो ये ऊपर शिफ्ट किया या नीचे शिफ्ट किया, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है बच्चे लोग? रिफ्रैक्टिव। सो उसके टर्म्स में हम ऐसा कर सकते हैं, इफ mu1 इज लेस देन mu2, सो होगा क्या कि डेल्टा y इज लेस देन 0, सो ये होगा डाउनवर्ड शिफ्ट। फ्रिंज की जो होगी वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। केस 2, अगर हम ऐसा कहते हैं कि इफ देयर इज नो थिन फिल्म placed in front of S2, इसे मैथ में ट्रांसलेट कीजिए इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को मैथ्स में ट्रांसलेट कीजिए। म्यू2 0 हो जाए, म्यू2 t 0 हो जाएगा। म्यू2 की वैल्यू कितनी? 1 बचे लोग म्यू2 0 देखिए, आप 1 हो जाएगा। किसी के मन में ना 1 आ रहा होगा, Air है। किसी के मन में 0, किसी के मन में कुछ अच्छा। और t0 कहने का मन हो रहा होगा। होगा क्या कि पहले कितना था, म्यू1 म्यू2 और फिर यहाँ पे t dy डी था। अगर वहां पे कुछ नहीं रखा हुआ है तो क्या है उतनी दूर एयर में? है सर, जो एयर भी है है। ना। तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं रखा है तो एयर है, आप इसे 0 नहीं कह सकते, एयर तो है ना अभी। तो ये हो जाएगा म्यू1 माइनस, या फिर म्यू1 को हमने म्यू कह लिया है तो म्यू1 माइनस 1 टी डी वाई डी। ये वही था जब ऊपर हमने लगाया था, ऊपर हमने कहा था तो ऐसा ही था ना, आया था फॉर्मूला। यस इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए ऊपर कुछ नहीं लगा है तो फिर अब की बार क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये म्यू हो जाएगा यस सर। ना। तो इस तरीके से फिर आप क्या कर सकते हैं, चीजों को यानी इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक। अब इस पे एक न्यूमेरिकल, अब ऐसे न्यूमेरिकल कर लेंगे ना आप, अगर ऐसा कुछ हो तो बच्चे लोग कर लेंगे ना ऐसा न्यूमेरिकल? यस सर। यस Yes. सर। तो एक क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे, ये शिफ्ट इन फ्रिंज पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं, सिचुएशन को ट्विस्ट किया जा सकता है। मुझे बताइए, अगर ऐसा रेस फॉल कर रहा है तो सेंटर पे क्या बनेगा? Maximum. मैक्सिमम। इंटेंसिटी कितनी होगी? 4I0. ऑर्डर क्या होगा, या पार्ट डिफरेंस का ऑर्डर क्या होगा? 0। जीरो। ठीक, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि सेंटर पे क्या होगा? अभी कुछ नहीं कह सकते सर, क्या है? बच्चे लोग मुझे बताइए, सेंटर पे कुछ कह सकते हैं या अभी कुछ नहीं कह अभी सकते? कुछ नहीं कह सकते सर। वेरी अभी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि सेंटर पे डार्क होगा या ब्राइट होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक। मान लीजिए कि आपको जनरली सेंटर पे क्या देखने की आदत है? जनरली सेंटर पे क्या बनता है? ब्राइट। मैक्सिमम। Right. मैक्सिमम ना, ब्राइट देखने को मिलता है। आपकी अगर गहरी इच्छा है कि हमें सेंटर पे डार्क दिखे, जनरली सेंटर पे ब्राइट दिखता है ना, अगर आपको इच्छा है कि सेंटर पे डार्क दिखे तो मुझे बताइए थिकनेस कितना होना चाहिए, सो दैट एट द सेंटर यू विल ऑब्जर्व द डार्क फ्रिंज। फाइंड, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। ठीक। सो फाइंड द मिनिमम thickness of the thin film such that at the center there is dark I0 there is bright I4 I0। क्योंकि अभी किसी ने कहा था कि हम कुछ कह नहीं सकते, तो मैंने कहा कि मुझे मन है यहाँ पे डार्क, तो टी कितना लेना होगा? फिर मेरा मन है कि ठीक है मुझे अभी ब्राइट ही चाहिए, पहले ब्राइट था अभी फिर वापस ब्राइट ही लाना है, हमें इस तरीके से अरेंज करना है, तो फिर टी क्या होगा? आप एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों से इक्वल इंटेंसिटी यहाँ पे जा रहा है, यानी यहाँ इच से इंटेंसिटी इक्वल है, यानी आपको एजम्पशन ऐसा लेना है, एज्यूम I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0। ये एजम्पशन से अगर जरूरत है तो ये एजम्पशन करके फिर मुझे सॉल्व करके बताइए। पहले का आंसर बताइए, सेंटर पे अगर डार्क हो तो टी आप कितना लेंगे? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? किसी को डाउट है? टी का वैल्यू निकालना है क्या सर? क्या कह रहे हो आप? टी का वैल्यू निकालना, हाँ, टी का कितना थिकनेस आप रखोगे, राइट? I0। टी का आंसर इस डी, हालांकि कैपिटल डी पे तो डिपेंड नहीं करेगा, बट अगर आपको जरूरत पड़ रहा है आपके कैलकुलेशन में तो यूज कर लीजिए कैपिटल डी, लैम्डा, म्यू, इस सब के आंसर में बताना है। टी कितना रखोगे कि सेंटर पे आपको घना अंधेरा छाया दिखे, डार्क दिखे? पार्ट डिफरेंस निकाल कर लैम्डा बाई 2 से स्प्लिट कर वेरी देंगे। गुड, वेरी गुड बच्चा।
क्योंकि जब कभी आपसे कुछ भी पूछा जाता है ऑप्टिक्स में तो कहाँ से कहानी शुरू होगी? पार्ट डिफरेंस से। तो मैंने आपको कहा था कि सेंटर पे मुझे अंधेरा दिखाओ, डार्क दिखाओ, तो फिर आप कहाँ से शुरू करेंगे? पाथ लिखेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट ये, और यहाँ पे पाथ की वैल्यू जरा बताओ तो। अभी जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसके हिसाब से क्या होगा? जो आपने निकलवाया तो d sin थीटा माइनस म्यू माइनस 1 सो होगा क्या कि चेंज अभी किस में हमने किया है? किसके पाथ में? S1 या S2 के? किसके पाथ में चेंज किया है? S1 s1 1 के तो S1 P और म्यू माइनस 1 इंटू टी, ऐसे लिखा जा सकता है क्या? या मैं फिर से वैसे ही लिख के दिखाऊं कि इतना एयर में गया, इतना मीडियम में गया, ऐसा लिखा जा सकता है ना? यस सर। ठीक, ये। और इक्वल टू आपको अभी क्या चाहिए सेंटर पे? 2n by डार्क, Lights. ना? तो डार्क के लिए फिर कितना? 2n प्लस 1 1 plus 1 lambda लैम्डा by बाई 2. 2 फॉर डार्क। और फिर यहाँ से आप कह सकते हैं S2P और S1P की वैल्यू कितनी? सब माइनस वहाँ पर होता है। हाँ हाँ, यहाँ माइनस होगा, सॉरी। इसकी वैल्यू d sin थीटा, और यहाँ पे म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। आगे मुझे सॉल्व करके t की वैल्यू बताइए कितना? t की वैल्यू बताइए बच्चे लोग। ऐसा ही आप लोगों का आया होगा। ठीक, yes sir अब मुझे बताइए कि मैंने आपको क्या कहा है, मुझे कहाँ डार्क चाहिए? एक तो मैंने Center पे कहा कि क्या चाहिए, तो मुझे डार्क चाहिए, और फिर कहाँ पे डार्क चाहिए? center सेंटर पे। तो थीटा इजकल टू कितना? थीटा इजकल टू कितना अगर मुझे सेंटर पे चाहिए तो? 0। 0 इसी Zero. क्वेश्चन को मैं Zero. कहता कि मुझे 30 डिग्री पे डार्क दिखाओ, तो थीटा इजकल टू कितना? 30 degree 30 ना? मैं कुछ भी कहता, 30 पे डार्क दिखाओ, 45 पे, 60 पे, किसी पे भी कहता, तो आप थीटा की वैल्यू पुट करके आप दिखा सकते हो उसे, उस आदमी को जिसको भी इच्छा है यस सर। ना। तो ये अभी मुझे सेंटर पे चाहिए, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि एट सेंटर थीटा इजकल टू 0। थीटा इजकल टू अगर 0 है तो थिकनेस का फॉर्मूला बताइए कितना? Minus 2n plus 1 lambda by 2. वेट, यहाँ लेमडा नहीं होगा ना? यहाँ अच्छा है लेमडा, यही ना बच्चे लोग? यस सर। Yes Yes sir. sir. फिर मुझे आंसर बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आंसर? मैंने मिनिमम थिकनेस पूछा है ना? मैंने मिनिमम थिकनेस पूछा है ना बच्चे लोग? यस सर। Yes sir. तो बताओ आंसर कितना होगा? lambda by 2 into upon 1 minus का म्यू। कितना आंसर आपने कहा? सर n 0 कर देंगे। n0 n0 करने पे फिर क्या आंसर आएगा? lambda by 2 into 1 minus, नीचे में 1 minus है। तो आपका थिकनेस माइनस में आ रहा है ना? हाँ सर। सर बच्चे लोग बताइए, थिकनेस क्या माइनस में आ रहा है ना? हाँ Yes sir. बताइए, फिर माइनस को हम रखेंगे या कहेंगे कि फिजिकली नॉट एक्सेप्टेबल?
और तो फिर n की वैल्यू फिर नेगेटिव इंटीजर्स में ले तो जाते फिर उसके बाद फिर चेंज करेंगे फिर वैल्यूज को और देखेंगे कब ये पॉजिटिव जैसे सबसे देखिए पहली बार हाँ दे रहा है। n की वैल्यू नेगेटिव देखिए यहाँ पे 4n इजकल टू अगर मैं ठीक 0 है पुट करूँ तो थिकनेस कितना आएगा माइनस लेमडा बाय 2 म्यू माइनस 1। और टी माइनस का मतलब नहीं है, इसका मतलब कहीं फिजिक्स में मिस्टेक है। ये मुझे बताइए कि अगर मैं अभी सेंट्रल फ्रिंज ये या अगर अभी जो फ्रिंज है ऐसा लाइट अगर जाए तो यहाँ पे कौन सा फ्रिंज होगा n इजकल टू, वहां पे कौन सा n इजकल टू 0 ना, Yes, sir. और यहाँ पे n इजकल टू वो जो होगा ये n इजकल टू 1। मान लेते हैं कि ये ब्लू वाला भी हमारा ब्राइट फ्रिंज डिस्कस कर रहा है। ये n इजकल टू 2, ये n इजकल टू 3, यहाँ n इजकल यहाँ पे n इजकल टू -1, -1। n इजकल टू -2, n इजकल टू -3। ठीक, ये तो ब्राइट का हमने लिखा। डार्क का एक बार मुझे काउंटिंग करके बता दीजिए कि क्या क्या आ रहा है। ये कौन सा डार्क होगा, n की कौन सी डार्क, किस ऑर्डर की डार्क होगी, 0 है। 0 ऑर्डर की। और ये 1 ऑर्डर की। ये किस 1. ऑर्डर का डार्क होगा, -1 1. -1। वेरी गुड। और ये -2। -2 अब मुझे बताइए कि मैंने क्या कहा है, सेंटर पे मुझे क्या देखने की इच्छा है, डार्क। डार्कनेस Dark. तो डार्क, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे थीन फिल्म पुट कर दिया। थीन फिल्म क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे डोरी को किसी ने से ऊपर खींच दिया हो, तो ये सारा फिल्म धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यही ना। अगर हमने थ्रेड में लगा रखा है ऐसा डिजाइन, और फिर अगर हमें ये लगाने से क्या होगा, किसी ने थ्रेड को ऊपर खींच दिया, ऊपर Yes, sir. खींचने से होगा क्या कि सारा फ्रिंज, अभी ऐसा हमने लगाया तो फ्रिंज की शिफ्टिंग किधर होगी, अगर ऐसा लगाया तो ऊपर की तरफ ना। तो मुझे बताइए कि Yes, sir. सेंटर पे ब्राइट होता है, और अगर सेंटर पे फिर से ब्राइट देखना है तो आपको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना था, क्योंकि ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो ये n-1 ये यहाँ पे जाएगा ना, अगर ब्राइट टू ब्राइट ही देखना है तो। अभी आपको सेंटर पे डार्क दिखना है, इसका मतलब ये क्या होगा, कौन सा फ्रिंज वहां पे शिफ्ट रिप्लेस कर देगा, माइनस -1 पे चुप और वो -1 अच्छा ये बताइए कि -1 डार्क -2 भी जा सकता था ना यहाँ पे, हाँ ये भी जा सकता था yes ना। हाँ कम से कम कौन सा जाएगा, कम से कम अगर शिफ्ट -1 करना वाला -1 जाएगा। है तो -1 हम्म, जाएगा। इसका मतलब वहां पे आप क्या कह सकते हैं कि फॉर n इजकल equals टू -1 -1, t की वैल्यू बताइए कितना। λ/2 म्यू -1। अब आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, हाँ सर राइट। सो होगा क्या कि समझ में आया कि माइनस अगर यहाँ पे है तो क्या मिस्टेक आ रहा था, क्योंकि आप रियल शिफ्ट नहीं करवा रहे थे, n इजकल टू 0 कह रहे थे। इसका मतलब क्या, आप ये डार्क नीचे डालना चाह रहे थे, ये डार्क व्हाइट पे डालना चाह रहे थे, जो कि गलत है ना। ये लगाने से तो ये ऊपर शिफ्ट होगा ना, इसका मतलब -1 यहाँ पे जाएगा ना, इसलिए वहां पे थिकनेस नेगेटिव दे रहा था, जो इंडिकेटेड था समवेयर यू हैव डन रॉन्ग विद द फिजिक्स विद द सिचुएशन। आया समझ में इसका, यस सर ठीक। ये टी मिनिमम होगा, और अगर टी चाहिए तो क्या क्या सब हो सकता है, एन की वैल्यू और -2 क्या रखो, -3 -2 -3 ऐसा रखते जाओ, फिर और टी के आते जाएंगे, बट कम से कम टी इतना होगा। ये सबको समझ में आ गया, yes sir. पहला वाला पार्ट डन। ये सबको आ गया कि हमें सेंटर पे डार्क चाहिए तो थिकनेस कितना आएगा। अब मुझे लगता है ये आप सब लोग आंसर मुझे बता सकते हैं, जैसा हमने किया है एग्जैक्टली उसी यस चीज को सर फॉलो कीजिए, और इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए भी कितना आएगा। So next wait. कितना आएगा, सेकंड का। ये आप लोगों ने लिख लिया है,
सर ये भी n-1 ही रहेगा। हम्म इसे भी इसी डायग्राम से समझ सकते हैं ना कि अगर सेंटर पे ब्राइट चाहिए तो कौन सा शिफ्ट करेगा सेंटर पे ब्राइट के लिए? ये वाला ब्राइट ना, -1 वाला, सो जो कम से कम होगा ये, तो वहां से फिर वो आ जाएगा। आई होप सेकंड वाला पार्ट हो गया होगा आपसे, और या समझ में आ गई होगी। अच्छा। थर्ड का मुझे आंसर बताइए। थर्ड थोड़ा सा आपके लिए यानी थर्ड भी इजी है, कर तो सकते हैं आप इसे। थर्ड का आंसर बताइए। पहली इंटेंसिटी 0 थी, अब 4 I0 है, अब 2 I0 है, तो फिर मुझे बताइए देखिए थिकनेस कितना होगा। आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं कर दूं इसे, या हिंट चाहिए तो मुझे बताइए। सर ये I बराबर 4I0 क्या दे रहे हैं सर? I बराबर 2I0 कुछ समझ में नहीं। मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर हर एक की इंटेंसिटी I1 I2 = I0 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा? ब्राइट यानी 4 I0 ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 I0 हो जाते हैं ना अगर I1 = I2 होता है तो। यस सर इसको इंटेंसिटी के फॉर्मूले से थीटा निकाल के हाँ करेंगे। सर, हाँ सर। हाँ, वही एक तरीका ही होगा। सो I की वैल्यू यानी होगा क्या, I का होता है I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos डेल्टा। अगर ऐसा हो कि इंटेंसिटी इक्वल है, इफ I1 = I2 = I0, तो यही एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा I = 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा। ये डेरिवेशन मैंने करवाया है या फिर ये पता है आप लोगों को? ये यस करवाया सर। कि ये ऐसा हो यस सर। जाएगा? हाँ सर, हाँ। हाँ, तो I = 500 cos स्क्वायर डेल्टा है। अब मुझे बताइए कि एट यानी जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू लिख लीजिए, या फिर डेल्टा के लिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, पहले डेल्टा की वैल्यू लिख लेते हैं। डेल्टा = कितना बचे लोग? डेल्टा = कितना? सर इस केस में π/2 कर लेंगे। 2π हाँ लैम्डा सर। इंटू पाथ ना, हाँ सो 2π लैम्डा, पाथ कितना? पाथ यही ना, d sin थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। सर ठीक, और मुझे बताइए कि आपको कहाँ कैलकुलेट करना है? 2/0 सेंटर पे ना, सेंटर पे। कहाँ कैलकुलेट करना है अभी आपको ये पाथ? सेंटर पे, तो यही पाथ फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंटर पे पाथ। यस सर। ना, सेंटर पे जो फेज होगा वो ये हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है कि I = है कहाँ पे। अब होगा क्या, हम ऐसा कहेंगे कि एट सेंटर गिवन, क्या दिया हुआ है कि I की वैल्यू कितनी है सेंटर पे, इंटेंसिटी
2i0 और 2i0 इज इक्वल टू कितना 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2। यहाँ से मुझे डेल्टा नॉट की कॉस की वैल्यू बताइए कि कॉस डेल्टा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 1/2 और कॉस डेल्टा बाई की वैल्यू 1/√2 1/√2 ना बचे लोग Yes, बताइए। sir. और अगर कॉस डेल्टा की 1/√2 है इसका मतलब डेल्टा बाई 2 की वैल्यू कितनी है π/4 ना, क्योंकि 1/√2 क्या होता है 45 पे होता है, तो ये Yes, डेल्टा बाई sir. π/4। अब यहाँ मुझे बताइए कि डेल्टा की वैल्यू अभी आपने क्या लिखा है π/2। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं डेल्टा बाई 2 की वैल्यू अभी आपने लिखा था 2π/λ और इनटू आपने लिखा है μ-1 इंटू टी ऐसा। ये आपने डेल्टा बाई 2 की वैल्यू ऐसा होगा, बट ऐसा इक्वल टू अभी आया कितना है π/4। अब मुझे सॉल्व कीजिए कि टी की वैल्यू कितनी होगी, टी का वैल्यू। सो टी की वैल्यू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया। सो टी का वैल्यू आपका आ जाएगा यानी 2λ डिवाइड बाई 4 μ-1 और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टी। सो ये हो जाएंगे आपके पास लैम्डा और फिर ये 4 μ-1 अच्छा 2 यही या कहीं और। ये तो हालांकि टी लैम्डा म्यू 2 4 ही आएगा, 4 आएगा। यहाँ कहीं मिस्टेक है ना, यहाँ पे अच्छा 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, सॉरी ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 4 आएगा। ये तो पहले डार्क के लिए आ रहा था। माइनस है बट यहाँ अभी माइनस साइन को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा, या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एंगल की वैल्यू अगर कुछ हम माइनस ले तो, क्योंकि कॉस स्क्वायर के टर्म्स में था तो स्क्वायर के टर्म्स में यहाँ माइनस वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। अदरवाइज टी का अगर आप मैग्नीट्यूड टी की लैम्डा बाई मैग्नीट्यूड 4 कहे तो फिर आप लैम्डा 4 μ-1 μ-1 कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड अगर कहे तो इतना ही होगा। सर सर सही इसमें तो मिनिमम है वाला बट कैसे कर आप सकते हैं? n लैम्डा बाई क्या एन 4 लैम्डा सर n π/4 ले लीजिए ना। हाँ यहाँ पे अगर हम लेंगे तो इसे हाँ एन नहीं करें, π/4 तो नहीं n नहीं सर, इधर मैं 2n ऑड + 1 मल्टीपल। 2n + 1 π/4 तो वहाँ माइनस प्लस चीजें यानी एडजस्ट की जा सकती है थोड़ा सा एंगल में। अच्छा सर हाँ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऐसा आएगा ठीक। एन को वहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है हाँ प्लस माइनस के टर्म्स में। ठीक है सो ये हो गया, आया समझ में। सर थोड़ा पिछला पिछला स्लाइड दिखाइएगा। यानी इस क्वेश्चन से ये आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया कि किसी भी एंगल पे कितना भी इंटेंसिटी हो तो आप थिकनेस बता सकते हैं। जैसे कोई पूछे कि 30 डिग्री पे मुझे इंटेंसिटी I/4 चाहिए तो थीटा की वैल्यू 30 पुट कीजिए, आई की वैल्यू I/4 पुट कीजिए, फिर सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि थिकनेस कितना जरूरत है वो। इसका मतलब आप चाहें तो जिस एंगल पे जितना इंटेंसिटी चाहे उतना आप क्रिएट कर सकते हैं थिकनेस को चेंज करके। आया समझ में इसकी फिजिकल यानी सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इसका इंपोर्टेंस क्या होगा थीन फिल्म रखने से। जहां चाहे उस हिसाब से आप उतनी इंटेंसिटी वहां पे क्रिएट कर सकते हैं जिस एंगल पे चाहे और जितना चाहे। ठीक है बच्चे लोग। यस सर। ओके सर आपने असाइनमेंट अभी तक अपलोड नहीं किया। पहले अच्छा वाली असाइनमेंट इसका स्लाइड मिला नहीं। अच्छा वो जो ग्रुप है ना उसमें असाइनमेंट होगा यानी असाइनमेंट 1 किसी के पास है तो आप एक बार वापस फॉरवर्ड कर दीजिए, अदरवाइज आप आज मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी क्लास के एंड में ना मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। पिन कर दीजिएगा वो, तो फिर कभी भी कोई भी आएगा तो उसको मिल जाए। क्या करें आप सभी की। तो मैं बोल रही हूँ अगर आप वो टेलीग्राम चैट पे डालेंगे तो आप पिन कर दीजिए। अच्छा ठीक ठीक ओके सो ये हो गया। किसी को डाउट है इसमें यहाँ तक। ओके एक क्वेश्चन और हम थीन फिल्म पे डिस्कस करते हैं।
प्रीवियस स्लाइड करना है क्या? अच्छा, ओके सर। बताइए सेंटर फिंस किधर शिफ्ट करेगा? सेंटर फिंस किधर शिफ्ट करेगा बच्चों लोग? ऊपर की तरफ। अब किधर शिफ्ट करेगा? नीचे की अब तरफ। ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो फाइनली सेंटर फिंस कहाँ पे होगा? कुछ नहीं कह सकते सर, तुम्हें पर ओ से नीचे, ओ से ऊपर। मुझे शिफ्ट इन फ्रिंज चाहिए इस फॉर्मूले में। आप लोग कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितना होगा शिफ्ट इन फ्रिंज। फाइंड द शिफ्ट इन फ्रिंज। वैसे फ्रिंज पोजीशन आपको निकालना होगा शिफ्ट इन फ्रिंज के लिए, तो पहले फ्रिंज पोजीशन निकालिए फिर शिफ्ट इन फ्रिंज निकालिएगा। कैलकुलेट इट एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट। अगर मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा आपको? पावर रेफरेंस। तो होगा क्या, यहाँ पे अगर पावर रेफरेंस की बात हो, हालांकि थोड़ी सी ये चीज है कि पावर रेफरेंस होगा कितना, यानी किधर या कैसे, बट मैंने अभी ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट इन फ्रिंज थोड़ा सा ये बताना जरूरी होगा कि किस ऑर्डर का कितना शिफ्ट होगा। अभी हम मान लेते हैं सेंट्रल फ्रिंज के रिस्पेक्ट में कि सेंट्रल फ्रिंज कितना शिफ्ट करेगा वो। तो पहले अगर हम आर्बिट्री शिफ्ट इन फ्रिंज यानी पावर डिफरेंस की बात करें, तो या फिर हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पी है, तो उसके रिस्पेक्ट में शायद आपको कहना ठीक रहेगा। तो यहाँ मुझे बताइए कि पावर डिफरेंस कितना होगा। तो अभी चेंज किसके पाथ में हुआ है जनरल के कंपैरिजन में? किसका पाथ ज्यादा है बिफोर स्लिट? बिफोर स्लिट किसका पाथ ज्यादा है बच्चों? S1 का। और आफ्टर स्लिट किस में चेंज हुआ है? S2 में। S2 में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं MS1 प्लस S1P, ये बिफोर स्लिट का है, यानी S1 का सारा हो गया, यानी बिफोर स्लिट MS1 और आफ्टर स्लिट S1P। ये यस सर। ठीक। यस सर। और उसके बाद फिर यानी S2P का, तो S2P प्लस कितना, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये S2P का लिखा जा सकता है। यस सर। ठीक, इक्वल टू फिर कितना, अगर हमें सेंटर फिंस की बात करें या सेंटर फिंस के लिए तो जस्ट हम पाथ की बात करेंगे ये। अब होगा क्या कि इसी चीज को थोड़ा सा और अरेंज किया जा सकता है। इसे अगर हम लिखें तो ये अच्छा, हम पहले ऐसे लिखते थे ना, S2P पहले लिखते थे ना जनरली, हम क्या S2P पहले लिखते थे ना, S2P माइनस S1P, ऐसा हम ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा सा वो जो पुराने अरेंजमेंट है उसके जैसा ही होगा, ऐसा, यानी S2P माइनस S1P। अब अगर हम इसे अरेंज करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं S2P माइनस S1P, फिर हो जाएगा यहाँ पे MS1 और प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। यहाँ किसी को डाउट है तो बताइए, ऐसा जो मैंने लिखा है या ऐसा अरेंजमेंट किया है उसमें? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ सर, पहले वाले पार्ट में है सर। हाँ बताइए क्या दिक्कत है? तो वो
टी वाला केस का मतलब टी से कंपनसेशन नहीं हो रहा होगा कुछ। ये देखिए, ये जो पाथ है अभी ना S2 से जो अगर जाएगा, तो S2 से अगर जाएगा तो यानी रियल एक्चुअल में कितना पाथ कवर करेगा, तो ये सपोज कीजिए यहाँ से S2P वो, बट थीन फिल्म के कारण क्या होगा, पाथ इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। थीन फिल्म जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इतना पाथ इंक्रीज हो जाता है μ-1 × t ना, तो ये पाथ इंक्रीज हो गया। तो S2P प्लस μ-1t इतना इंक्रीज हो गया। इसका S1P का क्या रहा, S1P का जो पहले था वही है, बट चेंज कितना हुआ है S1P का, ये MS1 एक्स्ट्रा चेंज हुआ है MS1, तो फिर हमने फर्स्ट माइनस सेकंड ये कर दिया, क्योंकि पहले S1P था ये, क्योंकि वहां पे कुछ और लगा नहीं है, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं। फाइनली इसको अगर रीअरेंज करें तो ऐसा लिखा जा सकता है S2P माइनस S1P, ये माइनस MS1 में, ये यहाँ इसके साथ प्लस था, तो प्लस μ-1 × t। बताइए कोई और डाउट है तो? किसी को कहीं डाउट है? मुझे लग रहा है डाउट है क्या, यानी कुछ और तरीके से समझाऊं इसमें, या क्लियर है ये? क्लियर है सर। ठीक। अब मुझे बताइए कि आपको कौन सा फ्रिंज का शिफ्ट चाहिए। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये यानी सेंट्रल फ्रिंज का, ये एक स्टेप और लिख लेते हैं। इसे लिख सकते हैं d sin थीटा, और क्या लिखा जा सकता है d sin थीटा। इस चीज को क्या लिखा जा सकता है MS1 को d sin थीटा i, प्लस यहाँ पे लिखा जा सकता है μ-1 × t, ये पाथ को लिखा जा सकता है। अब मुझे बताइए कि चाहिए क्या आपको, हम खोज क्या रहे थे, शिफ्टिंग फ्रिंज, या फिर हमें चाहिए क्या, फ्रिंज पोजीशन। तो अगर हम यानी इसे लिखना चाहें फ्रिंज पोजीशन के टर्म्स में ही अगर हम देखें, या फिर शिफ्टिंग फ्रिंज का, ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं शिफ्टिंग फ्रिंज के यानी फ्रिंज पोजीशन के टर्म्स में। तो होगा क्या, अगर हम साइन थीटा के लिए या साइन थीटा के लिए सॉल्व करना चाहें, तो साइन थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना होगा n लैम्डा, और फिर यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है प्लस d साइन थीटा, या फिर साइन थीटा i माइनस μ-1 × t और बाई d। ये लिखा जा सकता है क्या बच्चे लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू डिवाइड बाई d, ये लिखा जा सकता है? यस सर। Yes, sir. या फिर थीटा इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, रफली अगर एंगल स्मॉल होगा तो n लैम्डा d प्लस यहाँ पे साइन थीटा i माइनस μ-1 × t/d। अब मुझे बताइए कि फ्रिंज ऊपर शिफ्ट किया या नीचे शिफ्ट किया, या अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं तो या मुझे बताइए इसी को क्वेश्चन के जैसा अगर कहें, टू शिफ्ट फ्रिंज अपवर्ड क्या होना चाहिए, टू शिफ्ट फ्रिंज अपवर्ड। जैसे यहाँ पे अगर ये पूछता कि कितना थिकनेस होगा तो फ्रिंज अपवर्ड शिफ्ट होगा, तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। दैट मींस फॉर हाउ मच थिकनेस, i माइनस का जो सेकंड वाला जो टर्म है ना, उसका अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो सर हम कह सकते हैं कि देखिए अभी आपको लग रहा है कि शिफ्टिंग फ्रिंज कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला पार्ट है शिफ्टिंग फ्रिंज। यस सर ना, तो अगर अपवर्ड शिफ्ट यानी शिफ्ट अगर अपवर्ड होगा इसका मतलब क्या, डेल्टा वाई ग्रेटर देन 0 ना, तो शिफ्ट फ्रिंज अपवर्ड। यस सर। और डेल्टा वाई की वैल्यू अभी है क्या, तो डेल्टा वाई की वैल्यू है आपकी साइन थीटा i माइनस μ-1 × t और बाई d, ये डेल्टा वाई की वैल्यू है। और डेल्टा वाई क्या होना चाहिए भी, ग्रेटर। ये ग्रेटर कब होगा, तो आपके किस थिकनेस, या फिर यहाँ से आप ये अगर ये कह सकते हैं कि कब अपवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ से अगर आपको कोई थीटा पूछे या टी पूछे या डी पूछे या म्यू पूछे, अब आप बता सकते हैं ना कि इस सब में क्या रिलेशन होना चाहिए कि आपका फ्रिंज ऊपर शिफ्ट करे। यस सर, हो जाएगा। तो यहाँ से टी या जो भी पूछे आप उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं कि क्या यानी क्या होगा कि फ्रिंज अपवर्ड शिफ्ट होगा। या अगर आप अपवर्ड शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो एक कंडीशन और आप कह सकते हैं मोर बेटर कि ये इतना ये होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट जो हो अगर इससे ज्यादा होगा तो अपवर्ड शिफ्ट होगा। इसे मुझे ऑप्टिक्स में समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ज्यादा होने से अपवर्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है।
सर अगर थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो अगर हम थीटा के वैल्यू को सर और बढ़ाते जाएंगे सर, तो फर्दर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो म्यू माइनस टी बाई डी के की वैल्यू से भी एक्सीड कर सकता है, क्योंकि म्यू तो सर हाँ, लिमिटेड है। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ये ऑब्लिकली फॉल करता है तो ऑब्लिकली वाले क्या होता है, इसका फ्रिंज ऊपर शिफ्ट होता है ना ऑब्लिकली वाला। अगर ऑब्लिक हो तो मैंने वो कल कहा था ना, कल या परसों वाले क्लासेस में, कि अगर थीटा आई पे फॉल कर रहा हो तो सेंट्रल फ्रिंज कहाँ शिफ्ट करता है, ऊपर ना। अपवर्ड शिफ्ट करते ना, हैं। तो अभी यानी अगर नीचे से फॉल हो तो सेंटर फ्रिंज ऊपर होता है, अगर ऊपर से फॉल हो तो सेंटर फ्रिंज क्या होता है, नीचे फॉल करता है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ कह रहा है कि साइन थीटा अगर ज्यादा हो तो ऊपर शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि ये वाला क्या करवाना चाहेगा, नीचे शिफ्ट करवाना चाहेगा। यहाँ पे ये इसे क्या करवाना चाहेगा फ्रिंज को, ये आपको लग रहा है डाउन शिफ्ट करवाना चाहेगा, नीचे यस शिफ्ट सर, करते और ये फ्रिंज को क्या करवाना चाहेगा, ऊपर शिफ्ट अप। करवा। हाँ, अब अगर यानी फ्रिंज नेट अपवर्ड शिफ्ट करा, इसका मतलब ये वाला पार्ट डोमिनेंट होना चाहिए ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ये आया है कि साइन थीटा वाला पार्ट अगर ज्यादा हो तो फिर वो आप उस तरीके से कह सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से डाउनवर्ड शिफ्ट के लिए आप लिख सकते हैं, ना। डाउनवर्ड शिफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0 हो जाएगी क्वांटिटी। फॉर डाउनवर्ड शिफ्ट डेल्टा वाई लेस देन 0, और फिर वहां आप सॉल्व कर ले जाइए, फिर वो हो जाएगा। सो आई होप कि ये समझ में आ गया आप लोगों को। बच्चे लोग यस सर। ठीक, अभी बताइए कि ऑप्टिक्स का महामंत्र क्या है, अगर कहीं भी कोई सवाल पूछे तो। बस पाथ डिफरेंस। हाँ, बट ये इस महामंत्र के ऊपर भी यानी एक मंत्र है जहाँ ये फेल्ड हो जाए तो वहां पे हमें फिर वो यूज करना होगा, राइट। सो वो इस क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ फेल्ड होगा। फेल्ड तो नहीं, हम Previous slide मिसकॉन्सेप्शन लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी। ऑप्टिकल पाथ या पाथ के टर्म्स में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन आ जाता है, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम होगी। यहाँ फिर देखेंगे कि कैसे सॉल्व करें। ये आप लोगों ने लिख लिया तो फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करें। यस सर। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पे मुझे बताइए सेंटर फ्रिंज कहाँ पे बनेगा, सेंटर फ्रिंज कहाँ पे बनेगा बच्चे लोग, सेंटर पे। सेंटर पे। यहाँ अगर मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, कोई मीडियम रख दिया, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे म्यू, ठीक। यहाँ जो एयर जो लाइट आ रहा था वो अभी एयर में है, एयर में वेवलेंथ इसकी लैम्डा है। यहाँ पे वेवलेंथ कितना होगा इस वाटर में, चेंज हो जाएगी सर वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ कितना होगा जब लाइट इसमें इंटर करेगा तो सर बढ़ जाएगी सर वेवलेंथ। लैम्डा मीडियम का फॉर्मूला किसी को पता है क्या होता है, कम हो जाएगी। लैम्डा मीडियम होता है लैम्डा बाय म्यू, ठीक। क्लियर है। यस यस सर। मुझे बताइए फाइंड द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। सॉल्व कीजिए और बताइए nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा और फिर फ्रिंज विड्थ क्या होगा। बताइए बच्चे लोग।
बताइए मैं होमवर्क दूं या अभी आप लोग करके बताएंगे, या मैं कर दूं उसे? करके लाएंगे। ठीक। सो थोड़ा सा देखिए कि मिस्टेक कहाँ होगा, थोड़ी सी से ना इसका कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में इसका करेक्ट सॉल्यूशन कर लेंगे। अभी देखिए कि रॉन्ग सॉल्यूशन इसका कैसे आप करेंगे, गलती कहाँ पे होगी। आप शुरू करेंगे कि महामंत्र क्या होता है, पाथ डिफरेंस। मुझे बताइए यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, किसी पॉइंट? म्यू इंटू S2P माइनस म्यू इंटू S2P। ओके, सो आप यहाँ पे लिखेंगे पाथ डिफरेंस म्यू, और वही पहला जो कितना गया S1 S2P माइनस म्यू S1P, और फिर इसकल टू आप लिखेंगे n लेमडा, यही ना? हाँ ठीक, यस सर। सर ऐसा तो नहीं सर। म्यू और फिर यहाँ पे S2P, यहाँ पे S1P n। ये लेमडा क्या होगा, एयर या मीडियम? मीडियम सर। मीडियम। तो आप लिखेंगे लेमडा मिड। अभी आप लोग ये नोट मत कीजिएगा, ठीक, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ ये गलत अप्रोच है, जो ऑलमोस्ट मैं भी पहले करता था और शायद आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। किसी कोई और उल्टा सोच रहा होगा तो अभी बता सकता है। सर यही सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी शुरू में यही सोचता था। होगा क्या कि अब यहाँ से अगर मैं कहूँगा तो ये पाथ म्यू, इसे क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा मीडियम। फिर अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप लिख सकते हैं ये यानी साइन थीटा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पे एन लेमडा मीडियम म्यू इंटू डी, ये लिखेंगे ना? यस सर। और लेमडा मीडियम की वैल्यू आप फिर लिखेंगे एन लेमडा म्यू, और म्यू एक पहले से है तो डी, फिर आप लिखेंगे एन लेमडा म्यू स्क्वायर डी। ऐसा आप कैलकुलेट करेंगे, है ना? यस सर। यस सर। इसमें कहीं भी मिस्टेक लग रहा है अभी आपको? सर ये ना सेम आएगा क्या? ये गलत आंसर है, ठीक। तो सही आंसर क्या है वो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में खोज के बताइएगा। ओके सर। और सर कल वाला क्वेश्चन वो बता दीजिए ना कि सर कल क्या मिनिमम था के क्वेश्चन? सर मतलब आपने क्वेश्चन नहीं था सर, वो सॉल्व हो गया था, बस आपने बोला था एक बार विचार विमर्श करके उस पे हम अच्छा बताएंगे। अच्छा, अभी मैं भूल गया हूँ, एक बार दोबारा बताइए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको सर डिस्कस कर लेंगे। वो था ना कि सर मतलब मैक्सिमम के लिए हमने निकाला था सर कि एन की वैल्यू ना, सॉरी थीटा की साइन थीटा की वैल्यू, एक्चुअली सर क्वेश्चन था सर कि एक रे इंसिडेंट कर रही है सर एट द एंगल ऑफ किसी एंगल पे, मतलब थीटा आई दे के रखा था हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। अच्छा हाँ, समझ में आ गया। तो वो जब उसमें ऑब्लिक के टर्म्स में था तो एन मैक्स और एन मिनिमा को हमें रिजॉल्व करना था कि वो यानी कितना होगा, क्योंकि हम मैं एन मिनिमा में भी साइन थीटा +1 ही ले रहा था, ये ना? हाँ सर, तो मतलब हाँ मिनिमम के लिए हम बिल्कुल मिनिमम क्यों नहीं लेंगे? अच्छा हाँ ठीक है, ये चीज़ ना मैं यानी आज एक बार गो थ्रू कर लूंगा, फिर मैं आपको उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें जीरो नहीं ले सकते क्या हम? क्या करें आप? जीरो नहीं कर सकते क्या उसको, या मिनिमम के लिए कोई सर उसको, या फिर डिफरेंशिएट करके देखेंगे सर थीटा के वो respect? नहीं, डिफरेंशिएट से नहीं होगा, वो आपको उसका ना सराउंडिंग देखना पड़ेगा उस चीज का कि सिचुएशन क्या हो रहा है वो, राइट? तो वहां से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, फिर से हम कल करते हैं, और वो बोला यानी यानी क्या कहते हैं, वो बोला भी हम कल कर लेंगे। ओके सर। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank मैं you, इसका sir. आपको करेक्ट फॉर्मूला आंसर नहीं, आंसर नहीं छोड़िएगा, नहीं क्योंकि आंसर नहीं बता दूंगा तो फिर आप जुगाड़ करके उसका कर नहीं, लेंगे। yes sir, yes sir. ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। Thank you, sir.